Okay. We are starting with fertilization and implantation. So I have already discussed yesterday. ठीक है, fusion of the sperm with the ovum. This process is known as fertilization. ठीक है बेटे, what happened during fertilization? तो कहते हैं कि sperm जो है it comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. ठीक है, ओवम की जो zona pellucida layer होती है उसके कांटेक्ट में आता है स्पर्म, और आपको पता है कि स्पर्म जो है उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट है, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है स्पर्म के स्ट्रक्चर में। तो उसमें वो कहते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो ज़ोना पेलोसुडा लेयर जो है उसको ब्रेक करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करती है, इजीली इसके अंदर चेंजेस भी इंड्यूस करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और एडिशनल स्पर्म्स जो है उसकी एंट्री को ज़ोना पेलोसुडा लेयर जो है वो स्टॉप कर देती है अगर एक स्पर्म जो है वो एंटर हो गया है। ठीक है, तो एक स्पर्म के एंटर होने के बाद ज़ोना पेलोसुडा लेयर जहां से उसको पेनिट्रेट किया गया होता है वो फिर से उसको जो है रीजनरेट कर लेती है, एंड इट डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ द फर्दर स्पर्म्स. So in this way only one sperm can enter into the body and it comes in contact with the nucleus of the ovum and fertilized the ovum. That's why humans are known as monospermic. ठीक है बेटे, ये वही चीजें लिखी हुई हैं द्वारा से। एक्रोसोम का जो सिक्रीशन होता है वो स्पर्म्स को ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करवाने में हेल्पफुल होता है, और ज़ोना पेलोसुडा लेयर जो है उसको ब्रेक करने में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें ऑल्टरेशंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वही चीज आपको दिखाई हुई है, देयर आर डिफरेंट स्पर्म्स दैट आर अप्रोचिंग द ओवम, बट व्हेन वन स्पर्म इट एंटर्स इनटू द ओवम, तो उसके बाद वो कहता है कि ओवम जो है उसके न्यूक्लियस के साथ जो स्पर्म है वो फ्यूज हो जाएगा, और बाकी स्पर्म्स जो है उनको यहीं पे रोक दिया जाएगा ज़ोना पेलोसुडा लेयर के जरिए, और उसकी वजह से क्या होगा, बाकी स्पर्म्स जो है दे हैव सम बायोअवेलेबिलिटी पीरियड, सो दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर टाइम. हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग. हाँ जी सर, अभी बच्चे कम ही हैं, बाकी बच्चे घर पे ही है, पढ़ रहे हैं. सर आपको स्कूल बुलाया गया आज? नहीं, काय को? अच्छा जी, वो कह रहे थे 9th और 11th के टीचर्स शायद बुलाए. आज नहीं बुलाया. अच्छा जी, ओके बेटे. फिर ये कहते हैं कि एडिशनल स्पर्म्स दे स्टे आउटसाइड द ज़ोना पेलोसुडा लेयर, एंड इनका अपना एक बायोअवेलेबिलिटी पीरियड है, दे कैन सर्वाइव फॉर सम सेकेंड्स, और कुछ मिनट्स के लिए ही सर्वाइव कर सकते हैं. तो उसके बाद वो कहता है कि बाकी स्पर्म्स जो इनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, और देखो यहाँ पे एक और खास चीज बताई हुई है, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटर, द सेल्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द ज़ोना पेलोसुडा लेयर, दे आर नोन एज द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटर. ठीक है, ये मैंने असाइनमेंट में भी डाला था एक बार आपको कंफ्यूज करने के लिए. फिर उसके बाद देखो कहते हैं कि when the fusion of the sperm and the ovum it takes place, then after that zygote is formed, and this zygote it undergoes so many mitotic divisions and they move towards the oviduct. ठीक है, ओविडक्ट की तरफ ये बढ़ता है जो zygote है, और आपको पता है कि ओविडक्ट का लास्ट पोर्शन जो यूट्रस के बहुत पास है, इट इज नोन एज thymus, तो उसके पास जाता है, और कहते हैं कि इस पाथवे के दौरान, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है या जाइगोट है वो एम्ब्रियो में आपको कन्वर्ट होते हुए नजर आता है. तो 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स उसके अंदर नजर आते हैं, जिनको ब्लास्टोमेयर्स का नाम दिया गया है. ठीक है बेटे, वो कल मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स, दे आर नोन एज मोरुला, एंड मोरुला जो है उसमें फर्दर जो है डिविजन्स होती हैं, फिर वो 8 से 16 से फिर 16 से 32 सेल वाला बन जाता है. तो 16 से 32 सेल वाले को ब्लास्टुला कहते हैं, और 32 से 64 सेल वाले को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट इट फर्दर मूव टुवर्ड्स द यूट्रस. ठीक है, अब वो कहते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो डॉटर सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं, वो अपने आप को 2 फॉर्म्स में अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, एक लेयर जो है सर्कुलर सेल्स की वो पेरिफेरी पे अपने आप को अरेंज कर लेती है, और उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ अपने आप को जो है अरेंज कर लेते हैं ट्रोफोब्लास्ट के, उनको इनर सेल मास कहते हैं. अब क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है उसकी हेल्प से जो आपका एम्ब्रियो है वो अटैच हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट किसके साथ, एंडोमेट्रियम की इनर लेयर के साथ, पर जो उसका इनर सेल मास था उसमें फर्दर डिफरेंशिएशन होगी, और वो क्या बन जाएगा,
एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अप्रोचिंग स्पॉन्स दिखाए गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हेन द अटैचमेंट टेक्स प्लेस देन व्हाट हैपन, द सेल्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के जो सेल्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा डिविजन्स होती हैं, और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना उसको काफी अंदर तक वो ले लेती है, यानी ब्लास्टोसिस्ट का काफी सारा पार्ट यूट्रस की वॉल के अंदर तक चला जाता है। ठीक है, इंटरडिजिटेट हो जाते हैं दोनों आपस में, और इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट जो है इट इज डीपली embedded inside the endometrium of the uterus and this process is known as implantation। ठीक है, तो इस तरह से अच्छी तरह से ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया है यूट्रस के इनर वॉल में, और उसके बाद प्रेगनेंसी की स्टेजेस जो है वो स्टार्ट होंगी। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हाट हैपन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है इसकी सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होने लगती हैं, इसको क्रोनिक विलाई कहते हैं। और ये क्रोनिक विलाई जो है इसके कांटेक्ट में आगे की तरफ यूट्रस का टिश्यू होता है और मैटरनल ब्लड वेसल्स होती है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये यूट्रस का जो टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर ये जो क्रोनिक विलाई है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वो यूट्रस के टिश्यू में काफी अंदर तक चली जाती हैं, इस तरह से दोनों, ठीक है, इंटरडिजिटेट हो जाती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि व्हेन द डिलीवरी ऑफ द fetus takes place then there is enormous bleeding that happens in the female body। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैंने लार्ज व्यू आपको दिखाया हुआ है ओवम का, उसमें आपको करोना रेडिएटर सेल्स यहाँ पे नजर आ रही है। सेंटर में आपको ओवम के खूब सारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा खूब सारा साइटोप्लाज्म नजर आएगा। ठीक है, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में रहता है, और उसके अलावा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है थिक मेम्ब्रेन होती है जिसको जोना पेलोसुडा कहते हैं। तो स्पर्म्स जो है वो इस जोना पेलोसुडा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने आते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एक्रोसोम्स, और एक ही स्पर्म जो है वो एंटर करता है, फिर से जोना पेलोसुडा लेयर जो है वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है, एंड डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ द फर्दर स्पर्म्स, एंड दैट स्पर्म व्हिच एंटर्स इट फाइनली फ्यूजेस विद द एग सेल, उसका न्यूक्लियस एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। ठीक है बेटे, ये चीज मैं बता चुकी हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि इस तरह से एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाती है क्रोनिक विलाई और यूट्रस टिश्यू के आपस में इंटरडिजिटेट होने के बाद, जो एम्ब्रियो को मैटरनल बॉडी के साथ कनेक्ट करती है, एंड दैट इज नोन एज प्लासेंटा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो प्लासेंटा है वो क्या करती है, तो ये प्लासेंटा जो है दो काम करती है एम्ब्रियो के लिए, एक उसको ऑक्सीजन सप्लाई करती है, एक उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है फ्रॉम द मदर बॉडी, और इसके अलावा एम्ब्रियो की बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करती है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं एम्ब्रियो के उसको भी मैटरनल बॉडी तक पहुंचाती है, ताकि मदर की बॉडी में से उसको इजीली जो एक्सपेल आउट किया जा सके। ठीक है बेटे, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता हुआ आपको दिखाया गया है यूट्रस की वॉल के साथ। तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस नोन एज एंडोमेट्रियम। तो see how the implantation takes place, a spherical mass of the blastocyst that comes in contact with the uterine wall। So see these wall of cells, इनको inner cell mass बोला गया है, जो बाद में एम्ब्रियो का रूप ले लेते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट की हेल्प से, आउटरमोस्ट लेयर की हेल्प से इस तरह से यूट्रस में अच्छे से अटैच हो जाता है। तो इस तरह से इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, तो इट इज कनेक्टेड विद एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ ए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड, and with the help of this the transport of the substances takes place to and fro from the embryo। ठीक है, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो की बॉडी में जाएंगे, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एम्ब्रियो की बॉडी से बाहर जाएंगे। फिर देखिए, सिर्फ इतना ही काम नहीं है प्लासेंटा का, प्लासेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करती है, कई सारे हार्मोन रिलीज करती है, कल भी बताया था, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टोजेंस, और प्रेगनेंसी के स्टेजेस के दौरान इसमें एक और हार्मोन ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज रिलैक्सिन। तो एक प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके ब्लड के अंदर इतने सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स जो है इनका लेवल एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, व्हेन द विमेन इज एट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे बेटे डे के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से क्लीवेज डिविजन्स होती हैं। तो पहले देखो 2 सेल वाला एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद 3 सेल, देन उसके बाद 3 से 2 सेल वाले के बाद 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से
64 और लास्ट में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट का। तो 7 दिन जो है लगभग इसके अंदर लग जाती हैं और ब्लास्टोसिस्ट अच्छे से अपने आप को यूट्रस की वॉल के अंदर इम्बेडेड कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन का एंटायर प्रोसेस दिखाया गया है। सिंक्रोनियस मीटिंग अगर उसमें होगी ओवम में और स्पर्म में तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये सारे इवेंट नहीं होंगे इम्प्लांटेशन वाले, इसकी जगह पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स आपको यहाँ पे नजर आए। ओके बेटे, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि व्हेन द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाता है और उसके बाद 2 लेयर्स बनाते हैं। आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं एम्ब्रियो की और इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। तो पहले इनिशियली 2 लेयर्स बनेगी, आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म, और बाद में मेसोडर्म लेयर बनती है जो मिडल वाली लेयर होती है। ठीक है, तीनों ही लेयर्स जो है वो फिर फीटस की बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज जो है उनको फॉर्म करती है। तो इनर सेल मास जो है उसकी एक खास बात है कि उसमें कुछ खास तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं, और ये स्टेम सेल्स जो हैं वो फीटस की बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स जो है उनको फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटे, इसमें स्टेजेस ऑफ फीटस डेवलपमेंट आपको बताया गया है कि एम्ब्रियो का जो हार्ट है वो 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है वो फॉर्म हो जाता है। ये वही मैंने फिर से आपको इम्प्लांटेशन का प्रोसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है। All of the mitotic divisions are known as early cleavage. तो 2 cell stage is there, then उसके बाद 16 cell stage, then आपको ट्रोफोब्लास्ट इस तरीके से देखो सर्कुलर फॉर्म में सेल्स अरेंज होते हैं, सेंटर में इनर सेल मास होता है और बाद में ये ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को अटैच कर लेता है। यहाँ पे आपको ओवरी के ना काफी सारे फॉलिकल्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है बेटे, जो फॉलिकल जो है ओवम में डेवलप हो जाएगा उससे ही इनफंडिबुलम रिसीव करेगा और वही आगे जाके जो है एम्पुलरी थाइमस जंक्शन पे स्पर्म्स के कांटेक्ट में आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, फिर अब वो कहते हैं कि आगे की जो प्रेगनेंसी की स्टेजेस है उसमें ग्रोइंग फीटस जो है, फीटस की ग्रोथ हो रही है, उसका फर्स्ट साइन जो है वो हार्ट साउंड होता है जिसको स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर्स के द्वारा जो है सुना जाता है। और सेकेंड मंथ जो है उस दौरान फीटस के अंदर लिम्स और डिजिट्स बन जाती है। ठीक है, 4 लिम्स का और हिंड लिम्स का डेवलपमेंट हो जाएगा और उसमें फिंगर्स वगैरह बनने लग जाएंगी। और 12 वीक्स के बाद सभी मेजर ऑर्गन्स बॉडी के अंदर बन जाते हैं जिसमें जेनाइटल ऑर्गन्स भी अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। और उसके बाद मूवमेंट्स जो है फीटस जो है उसकी बॉडी शो करती है और इवन हेड जो है उसके ऊपर हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है और ये 5th मंथ के दौरान होगा। ठीक है बेटे, उसके बाद 24 वीक कंप्लीट होने के बाद जो फीटस की बॉडी है उसपे फाइन हेयर्स आ जाती हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। The whole development of the fetus it takes place in the 9th month of the pregnancy, and after that the fetus is fully developed and it is ready for the delivery. ओके बेटा, यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट उसने आपको दिखाया हुआ है। तो इस तरह से एम्ब्रियो की तरह आपको जब फीटस 9 मंथ उसके कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके का आपको नजर आएगा। तो 4 to 5 डेज के बाद ओव्यूलेशन के अर्ली ब्लास्टोसिस्ट आपको नजर आता है, देन इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट का और उसके बाद वो कहते हैं कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है और प्लासेंटा के बाद फीटस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है जब मदर की बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन फीटस को मिलते जाते हैं और ये सारे ऑर्गन्स बनने के बाद फीटस जो है वो इस तरीके से देखिए प्लासेंटा के साथ अटैच होता है। तो व्हेन द डिलीवरी ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस तो ये प्लासेंटा जो है वो भी सेपरेट होती है यूट्रस की वॉल से। ठीक है, तो फीटस के साथ साथ जो प्लासेंटा है वो भी उसकी बॉडी के साथ ही यूट्रस में से रिलीज होती है। ठीक है बेटे, आप कहते हैं कि ह्यूमन प्रेगनेंसीज में 9 मंथ जो है वो लग जाते हैं फीटस के डेवलपमेंट में और इसको जेस्टेशन पीरियड बोला गया है। एंड आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड व्हेन द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड देन व्हाट हैपन द डिलीवरी ऑफ द फीटस इट टेक्स प्लेस एंड फॉर दिस पर्पस द वाइगोरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी दिस पीरियड ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस। इट इज कॉल्ड एज पार्ट्यूरेशन। ठीक है, तो पार्ट्यूरेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, इसमें आपका ब्रेन जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो सिग्नल्स जो होते हैं पार्ट्यूरेशन से रिलेटेड कि फीटस जो है उसका फुल डेवलपमेंट हो चुका है और ये सारे सिग्नल्स जो हैं वो फिर फीटस जो है फुल्ली डेवलप फीटस जो है उससे प्लस उसकी जो प्लासेंटा है उसके द्वारा जो है भेजे जाते हैं ब्रेन के पास और इस तरह से ब्रेन जो है कुछ रिस्पॉन्सेस जो है वो सेंड करता है। ठीक है,
तो उसकी वजह से माइल्ड यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है। ठीक है बेटा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो आपका जो ब्रेन है उसके द्वारा सेंड किए हुए सिग्नल्स की फॉर्म में आती है और उससे प्लासेंटा और फुली डेवलप फीटस जो है तो यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बॉडी में से एक्सपेल आउट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फीटस जो है वो काफी वाइगोरियस मूवमेंट करेगा यूट्रस के अंदर, जिससे वो कहते हैं कि कई बार फीटस की बॉडी जो है, ठीक है, उसमें प्रेशर अप्लाई हो जाता है यूट्रस की वॉल की वजह से। और उसके बाद एक और खास चीज होती है कि मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाता है और मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस टाइम एक हार्मोन को रिलीज करता है एंड दैट हार्मोन इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है बेटे, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और बाद में वो कहते हैं कि जैसे जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो भी बहुत फास्ट होता चले जाता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जाती है। ठीक है, तो ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा मदर की बॉडी के लिए। यहाँ पे मैंने आपको फीटस की मूवमेंट्स दिखाई हुई है। ठीक है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 9 month, the 9 month old fetus in this way present in the womb or the uterus of the mother। ठीक है, एंड उसके बाद प्लासेंटा के द्वारा जो है ये मदर की बॉडी के साथ कनेक्टेड है। नाउ इट इज द टाइम फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द fetus, then what happened, the fetus it start doing movements inside the uterus of the mother। मदर के यूट्रस के अंदर फीटस जो है वो मूवमेंट्स करने लग जाता है और इस तरीके से उनकी मूवमेंट्स की वजह से प्रेशर अप्लाई करता है वो। और एक और चीज यहाँ पे देखिए लिखी है, रप्चर्ड एमिनोटिक्स है। जहाँ पे फीटस होता है ना उसी के आसपास एमिनोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें ये माना जाता है कि फीटस का यूरिन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है प्लस कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उससे पहले वो कहते हैं कि बिफोर द डिलीवरी ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस दिस एमिनोटिक सैक इट रप्चर्ड और इसकी वजह से एमिनोटिक फ्लूइड जो है वो वेजाइना में से एक्सक्रीट आउट होता है और उसके बाद धीरे धीरे फीटस जो है वो बॉडी में से इस तरीके से रिलीज हो जाता है आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द मिडल वॉल ऑफ द यूट्रस, जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और इस तरह से हेड के जरिए फीटस जो है वो बॉडी में से रिलीज होता है। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस दिस प्लासेंटा, ये प्लासेंटा जो है ये भी यूट्रस की वॉल से अपने आप को अलग कर लेती है और प्लासेंटा भी फीटस के साथ ही आफ्टर बर्थ जो है वो रिलीज हो जाती है। प्लासेंटा का फीटस के साथ रिलीज होना जरूरी होता है, अदरवाइज यूट्रस जो है उसमें पॉइजन जो है वो सिक्रीट हो सकती है। तो प्लासेंटा जो है वो डिलीवरी के दौरान फीटस के साथ ही एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है बेटे, बर्थ कैनाल के जरिए ये सारा कुछ होगा। यूट्रस में आपको बताया था वेजाइनल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। तो एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल इज नोन एज पार्ट्यूरेशन। ठीक है, तो सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जब इन्फेंट जो है उसकी डिलीवरी हो जाती है तो प्लासेंटा भी यूट्रस में से एक्सपेल आउट हो जाएगी। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द इन्फेंट व्हाट हैपेंस, द एक्टिवेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इन्फेंट के बर्थ से पहले मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिवेट नहीं हुए होते। मेमोरी ग्लैंड्स का एक्टिवेशन बर्थ के बाद ही होता है और उसमें डिफरेंशिएशन होता है और मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और वो मिल्क सिक्रीशन करने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मिल्क सिक्रेशन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर 6 month, ठीक है, 6 महीनों तक मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर सिक्रेट मिल्क कंटिन्यूअसली फॉर द फीटस। ठीक, तो इस पीरियड को उसका लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। आपको बताया था लैक्टेशन पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं, तो ये एक नेचुरल बैरियर है। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि मदर जो है वो न्यूबॉर्न बेबी जो है उसको फीड करने के लिए जो है मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क सिक्रीट होता है वो न्यूबॉर्न चाइल्ड तक जाता है और ये मिल्क जो है जो सबसे पहले इनिशियल डेज जो है लैक्टेशन पीरियड की उस दौरान प्रोड्यूस होता है। तो येलोइश कलर का मिल्क होता है, इट इज कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रम में प्लेंटी ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं और ये एंटीबॉडीज जो हैं वो न्यूबॉर्न फीटस के लिए, बेबी के लिए जरूरी होती हैं क्योंकि उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस पावर जो है वो इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटे, फिर कहते हैं कि इन्फेंट की इनिशियल ग्रोथ के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड की जाती है फॉर द हेल्दी अपब्रिंगिंग ऑफ द बेबी, बिकॉज इसी से मदर की बॉडी में जो डेवलप एंटीबॉडीज हैं वो इन्फेंट के अंदर जाती हैं और इन्फेंट जो है थ्रू आउट देयर लाइफ जो है वो डिजीजेस के साथ इजीली फाइट कर पाता है।
ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। क्लियर दीदी? हम दोनों ने अच्छे से किया ये, बाकी Yes, बच्चे ma'am. सभी रह गए। अब मुझे लगता है हमने एक बार पहले भी इसकी रिवीजन की थी, है ना? अब हाँ इस जी चैप्टर मैम। की पीपीटी नहीं थी अपने पास, वो होगी। निधि बेटा टुडे इज योर बर्थडे? नहीं No सर। sir. तो वो ओके ऐसे ही ओके, उसको हेयर बैंड अच्छा लग रहा है इसलिए उसने लगाया है। अच्छा अच्छा लगा, लगा लो बेटा, लगा लो लगा लो। ओके बेटे, अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस ना आप देख लेना। अगर हमने इसके पीछे के एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए तो वो देखना सारे चैप्टर के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं उसी से। ठीक है निधि बेटे? बेटा आपने कंसेंट फॉर्म भरा हुआ है स्कूल में, ऑनलाइन के लिए ऑफलाइन के लिए? दीदी No sir, मैंने नहीं फिल किया फॉर्म। मेडिकल के मैम कितने बच्चे हैं जिन्होंने फिल किया है? पर अभी तक तो मैंने पूछा था सभी स्टूडेंट से, कोई भी नहीं है। ऑफलाइन के लिए कोई नहीं है, ओके ऑनलाइन के लिए ही है जी बच्चे। जी। हाँ जी, ठीक है बेटे। पेज नंबर 55 के ऊपर और 56 के ऊपर जो क्वेश्चन। राजवंत मैम, हाँ जी सर। राजवंत मैम मैं लीव कर दूं? हाँ जी सर, कर लीव कर दूं, दीजिए मैं कोई। एक तो बच्चा हाँ जी हाँ है जी, ना? कोई जी नहीं जी कोई, मैम। नो थैंक प्रॉब्लम। यू। ओके बेटा, पेज नंबर 55 पे देखिए, आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत इजी है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली आ जाएगा उसमें फर्स्ट पे। देन ह्यूमंस आर विविपैरस, सेकंड में विविपैरस आ जाएगा। ठीक है बेटे। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है ह्यूमंस में? तो इंटरनल। ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैसे हैं? तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो यहाँ पर हैप्लॉइड Haploid. होती हैं। जब भी गैमेट वर्ड यूज करेंगे ना, हमेशा हैप्लॉइड होंगे। ठीक है। जाइगोट कैसा होता है? तो जाइगोट हमेशा ही Diploid. ठीक है बेटे। उसके बाद देखो अगले पेज पर हूं मैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। Ovulation. यस, ओवम जब मैच्योर फॉलिकल में से रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड, ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन की वजह से इंड्यूस? Luteinizing hormone. यस, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द आंसर। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटे। Fertilization. यस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन डैश। फर्टिलाइजेशन जो है वो उसके अंदर Fallopian tube. फर्टिलाइजेशन की साइट पूछी गई है नहीं थी यहाँ पर। इसमें सैम्पलरी जंक्शन लिख देंगे। हाँ, इस टाइम सैम्पुलरी जंक्शन लिखेंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म डैश व्हिच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। तो जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म Blastocyst. cyst। ठीक। द स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड। जो फीटस और यूट्रस के बीच, Placenta. यस दैट इज प्लासेंटा। उसके बाद देखो डायग्राम हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कर लेना है। और दो दो हमने फंक्शन बताने, टेस्टिस और ओवरी के। तो टेस्टिस का एक फंक्शन हो जाएगा कि टेस्टिस जो है उसके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। और दूसरा आप बताएंगे कि एंड्रोजेंस का सिक्रीशन होता है टेस्टिस के अंदर, जो मेल के सेक्स हार्मोन्स। ठीक है बेटे। ओवरी के अंदर भी आपने ये बताना है कि ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करेगी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। और इसके अलावा उसमें oogenesis का प्रोसेस होगा जिससे ओवम रिलीज होगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो आपने ये बोलना है कि टेस्टिस के अंदर हाईली का क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। 250 के आसपास रहेंगे ये, और उसमें 2 to 3 सेमनीफेरस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहेंगे। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसमें अंदर दो तरह के सेल होंगे, सर्टोली सेल्स एंड मेल जर्म सेल्स। और बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे। Male germ cell. ठीक है बेटे, ब्लड वेसल्स होंगी। इस तरीके से आपने ये लिखने के बाद उसका डायग्राम ड्रॉ कर देना है साथ में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है वो भी आपको मालूम है। और अपने स्पर्मेटोजेनेसिस का एक्सप्लेन करने के बाद ना उसके साथ फ्लो चार्ट दे देना है। ठीक है बेटे। नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसके अंदर आपने हार्मोन्स के बारे में बताना है। तो वहां से आप शुरू करेंगे जहां मैंने आपको गोनाडोट्रोपिन्स के बारे में बताया था कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करते हैं और लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाते हैं। ठीक है बेटे। फिर लुटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस में?
और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेडिक सेल्स के साथ क्या फंक्शन है वो सारा बता देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो वही है, अगर हमने अच्छे से किया हुआ है इजीली हमें पता लग रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्पर्मिएशन में तो आप यही बताएंगे कि स्पर्मिएशन में जो स्पर्मेटोजोआ होता है जो अच्छे से डेवलप हो चुका होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जो हमारे पास स्पर्मेटेड्स बने हुए होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद वो सटोली सेल्स के अंदर डिप भी होंगे स्पर्मिएशन से पहले और फिर वो रिलीज होंगे। ठीक है बेटे, फिर लेबल डायग्राम हमसे पूछा गया है स्पर्म का, वो आप कर लेंगे बड़े आराम से। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा जो है इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या होंगे, तो कैल्शियम आयंस हो जाएंगे, फ्रक्टोज हो जाएंगे एंड एंजाइम्स होते हैं इसमें। ठीक है बेटे, एंजाइम्स इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उनके नेम यहाँ बेशक नहीं दिए हुए पर अगर आप रेफरेंस बुक में देखेंगे आपको एंजाइम्स के नेम भी पता लग जाएंगे। ठीक है, मेजर फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड, बस इतना सा याद रखिए कि डक्ट जो है उनका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना होता है स्पर्म्स को, और जो ग्लैंड्स हैं वो केमिकल सिक्रीशन जो है वो ऐड करते हैं जो सीमन का पार्ट होती है। तो उसमें वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है उसके सिक्रीशन से पेनिस का इरेक्शन होता है, वो आपको बताया था। और बाकी जो सेमिनल प्लाज्मा है वो सेमिनल वेसिकल के केमिकल सिक्रीशन से बनता है और साथ में ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रीशन आता है, तो दोनों में से सेमिनल प्लाज्मा का शेयर ज्यादा होता है और ये कैल्शियम आयंस में और फ्रक्टोज में रिच होता है। ठीक है, oogenesis का प्रोसेस क्या है और ब्रीफ अकाउंट देना है oogenesis का, ये भी हो जाएगा। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द सेक्शन थ्रू ओवरी, तो इसमें आपने वो वाला डायग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको ओवरी के सारे फॉलिकल अलग अलग स्टेजेस पे बताए गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होते दिखाया गया है। ठीक है बेटे, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, वो फिगर नंबर 3.7 है, टीएस ऑफ द ओवरी। अगर आप यहीं पे इसको कर लेंगे तो फिर ये प्रैक्टिकल में भी है, स्लाइड है इसकी। ठीक है, उसके बाद फिर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो भी इसी डायग्राम के अंदर आपको मजे से पता लग जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायग्राम में। फंक्शंस आपने बताने कॉर्पस लुटियम का, तो कॉर्पस लुटियम के फंक्शन में आपने ये बताना है कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी के स्टेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर अगर ओवम फर्टिलाइज तो फिर ये डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है बेटे, एंडोमेट्रियम का फंक्शन आपने बताना है, तो एंडोमेट्रियम जो है उसका फंक्शन है कि साइक्लिक चेंजेस जो रिप्रोडक्शन के दौरान होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ में एंडोमेट्रियम लेयर जो है उसमें इम्प्लांटेशन भी होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, एक्रोसोम में आपने बताना है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो जोना पैलोसुडा लेयर को ब्रेक करते हैं ओवम। स्पर्म टेल का फंक्शन है वाइगोरियस मूवमेंट करती है ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में और उसको एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है बेटे, फिम्ब्राई का फंक्शन ये है, फिम्ब्राई आपने कहाँ पे सुना था, तो आपको फंडिकुलम इन फंडिकुलम के बारे में जब बताया था तब आपको बताया था। तो ये कलेक्शन ऑफ द ओवम इसका फंक्शन होता है, जो मैच्योर, यस मैच्योर ओवम जो है इसको कलेक्ट करनी है। ठीक है बेटे, आगे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, false, दिस इज फॉल्स Leydig cells, बिकॉज़ लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्मेटोजोआ गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ठीक है बेटे, ये ट्रू true, है। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, ये फॉल्स है क्योंकि लेडिक सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड प्रेजेंट। seminiferous tubule, यस बेटे, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है। true, oogenesis takes place in corpus luteum, this is false. false, ovary, Yes, menstrual cycle ceases during pregnancy, ये true है। true, ठीक है बेटे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, वो आपको मैंने ये बताया था कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स इन सम वुमेन्स द हाइमन लेयर व्हिच एक्चुअली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ठीक है, वो लेयर जो है इट इज अ लीफ लाइक कवरिंग होती है ये, और वो कहते हैं कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कुछ वुमेन्स के अंदर जो है ये रहती है, तो इसलिए हाइमन लेयर की प्रेजेंस और एब्सेंस से ये नहीं पता लगा सकते कि वेदर द वुमेन हैव सेक्सुअल एक्सपीरियंस और नॉट। ठीक है, ये उसका कोई इंडिकेटर नहीं। फिर देखो बेटे, मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके कौन से हार्मोन्स हैं वो हम अच्छे से कर लेंगे क्योंकि हमने सारे फेसेस कर लिए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। पार्ट्यूरेशन भी अभी आप करके हटे हैं, एंड हार्मोन्स कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व हैं, तो दो हार्मोन्स के नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन।
ठीक है बेटा, इन आवर सोसाइटी द women आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? तो उसमें आपने ये बताना है कि मेल जो होता है ह्यूमन के अंदर वो कैसा होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है, जबकि विमेन होमोगैमेटिक होती है। और मेल जो है वो दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, मेल का स्पर्म एक्स एंड वाई वाले, XY यस, एंड फीमेल ने हर और टाइम एक्स फीमेल और XX। ओनली देना है। तो इसीलिए मेल जो है वो सेक्स के बेबी के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका सेक्स क्या होगा, इसलिए विमेन्स को ब्लेम करना सही नहीं है। ठीक है बेटे, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? तो वन एग जो है वो प्रोड्यूस करती है, दोनों ओवरीज में से कोई भी एक ओवरी एक एग जो है वो प्रोड्यूस करती है। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड बी रिलीज्ड इफ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विन्स? तब भी कुछ नहीं होगा, अगर आइडेंटिकल ट्विन्स भी प्रोड्यूस होने हैं तो एग जो है वो एक ही होता है, बस एक एग जो है ना उसके साइटोप्लाज्म का टू पार्ट्स में डिफरेंशिएशन हो जाता है बाय फॉल्स वॉल फॉर्मेशन। तो उस केस में भी वो कहते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं उस केस में भी ऐसा नहीं है कि मदर एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस करेगी। ठीक है बेटे, वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विन्स बॉर्न्स आर फ्रेटर्नल? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस केस में भी वो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है मदर का वही डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, स्पर्म भी एक ही एंटर करता होता है जो क्या कहते हैं ट्विन्स जो है उनको फर्टिलाइज करता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ ए फीमेल डॉग, पूछा है उसने। ठीक है, विच गिव बर्थ टू 6 पपीज। तो आपको बताया था कि बेशक ह्यूमन जो है वो मोनोस्पर्मिक होता है, पर डॉग जो होते हैं वो मोनोस्पर्मिक नहीं होते हैं, वो पॉलीस्पर्मिक होते हैं। तो अगर 6 पपीज जो है उनका बर्थ हुआ है, इसका मतलब फीमेल जो है उसकी बॉडी के अंदर कितने जो है ओवा रिलीज हुए होंगे, 6 ओवास जो है वो रिलीज हुए हैं, और 6 जो है उसी से वो फर्टिलाइज हुई है स्पर्म से। ठीक है बेटे, उसके बाद यस मैम। उसके बाद कौन सा करना है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का। यस मैम, 5th लेसन। अपना बायो का एग्जाम मुझे मेरे ख्याल से कौन से नंबर पे है, 11th का पहले है कि आपका पहले है? मैंने डेटशीट देखी तो थी वैसे। मैम हमारा सेकंड है पेपर 17 को। तो अपना 17 को है, कोई बात, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर अगर मैंने आपका पीरियड लगता है तब तो मैं आपको करवा ही दूंगी, अदरवाइज भी आप मुझे बता देना कि कौन से वाले टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है, उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं भेज दूंगी बेटा। ठीक है, उसके शुरू वाले तो ठीक है मैम। शुरू वाले एक्सपेरिमेंट तो क्लियर होंगे ना? हाँ जी मैम। कहाँ से नहीं पता लगा? मैम मैं मॉलिक्यूलर बेसिस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कह रही हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स वाला। इनहेरिटेंस, उसमें उसमें कहाँ से नहीं पता हाँ लगा? जी शुरू में तो मेंडल वाला ही है मैम, सारा। समझ तो आ गया। हाँ जी मैम, समझ तो आ गया, एक बार रिवीजन नहीं हुई। ओके, कोई बात नहीं बेटा, उसकी मैं फिर अगर तो टाइम हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी, वो आप सुन लेना फिर बात, पेपर से ठीक पहले है सुन मैम। लेना एक बार। ठीक है, ओके, हाँ जी मैम। चलो ठीक है बेटे, दीदी लीव करते हैं, अब आप पढ़ लो अपना, है ना? अभी हमारे पास कुछ है नहीं आगे करने के लिए, तो आई एम गोइंग टू एंड द थैंक यू मीटिंग। मैम। अगर आपको और भी कुछ इवनिंग टाइम तक याद आ जाता है तो आप मुझे लिख के भेज देना, हम वो रिवाइज करेंगे। ओके बेटे, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटे, थैंक यू।